10.1 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर के नाम से ही पता चल जाता है कि केमिस्ट्री से संबंधित चैप्टर है। केमिकल रिएक्शंस मतलब केमिकल्स आने वाला है। यह फिगर उसी की तरह हिंट भी करती है कि जहाँ केमिकल्स आए हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स डाले हैं किसी लिक्विड में और कोई हाइड्रोजन गैस यहाँ से शायद निकल रही है। OH आयन के बारे में हमेशा सुना था, लेकिन देखा पहली बार है। क्या H पॉजिटिव आयन भी है कहीं? ये किस तरह का फिगर है? क्या एक केमिस्ट्री है या मैथ्स है? कंफ्यूजन हो रहा है। लग तो केमिस्ट्री रहा है, पर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस भी देख रहे हैं। लेफ्ट में कुछ पदार्थ रखे हैं, या गुड़ जैसे कुछ येलो कलर का पदार्थ दिख रहा है। ये कोई स्टोन की तरह है। सिल्वर कलर का है, तो क्या सिल्वर है? नहीं, सिल्वर तो ऐसा नहीं होता है। और ये वाइट है। ये चूने जैसे लग रहा है, शायद चूना ही होना चाहिए। ये बीम बैलेंस इधर क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस करना है शायद। चिवड़ा को देखकर तो मैं हैरान ही रह गया हूँ। क्या इसमें चिवड़ा इस चैप्टर से संबंधित है? हाँ, इसे मैं जानता हूँ। ये मेटल का कोरोजन है। मतलब कहीं ना कहीं इस टॉपिक में डिफरेंट मेटल्स कोरोजन ऐसा कुछ तो भी पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मटेरियल है ये है सल्फर, ये जो मटेरियल है ये है जिंक और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे चूना भी कहते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकिरंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। चैप्टर 2 भागों में विभाजित है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ चैप्टर। पार्ट 1 में केमिकल इक्वेशन है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन है। इन दोनों पार्ट में से एक क्वेश्चन आएगा जिस पर आप 2 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी चैप्टर का पार्ट बी है जिसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है कंटेंट में, और इस पर एक क्वेश्चन आएगा जो कि 3 मार्क के लिए होगा। तो टोटल चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि टोटल 5 मार्क के लिए हो गए। ओके, सो चैप्टर का वेटेज समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन सीखने के पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि एक्चुअली ये केमिकल चेंज कहाँ से होता है। वैसे तो 9th स्टैंडर्ड में इसका ओवरव्यू ऑलरेडी हो गया है, फिर भी हम उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जैक्टली केमिकल चेंज क्या होता है, और फिर उस पर से केमिकल रिएक्शन कैसे आती है, केमिकल इक्वेशंस कैसे आती है, राइट। सो इसे हम फिजिकल चेंज के कंपैरिजन में सीखेंगे। कंपैरिजन में सीखने का ये फ़ायदा होता है कि हमें चीज़ क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाती है। तो हम एक तरफ लेते हैं फिजिकल चेंज को, दूसरी तरफ लेते हैं केमिकल चेंज को। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल एज द नेम सजेस्ट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। किसी चीज़ को मिक्स करना या वॉल्यूम चेंज करना या एरिया शायद चेंज हो जाए, लेकिन कोई नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड, केमिकल चेंज ये ऐसा चेंज होता है जो एक नया सब्सटेंस क्रिएट करता है, और एकदम वो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे। इसी कारण नया सब्सटेंस जो बना रहता है वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के समान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सो इसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट होते हैं वो हम फिर से सेपरेट बैक कर सकते हैं कि जो भी चीज़ बना है उसके लिए जो चीज़ों ने पार्टिसिपेशन लिया है उसे हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया,
हीटिंग हो गया, सेपरेशन हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है जिसके कारण कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जा सकता है। हालांकि केमिकल चेंज में एक बार चेंज हो जाए तो जो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस है जिससे वो नई चीज बनी है उसे सेपरेट या फिर से वापस पाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सब्सटेंस मिलता है। ये एक केमिकल चेंज है। एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए तो हमें इजीली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन उससे नहीं मिलेगा, राइट। तो ये मेजर डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंज में। नया सब्सटेंस बनता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। केमिकल चेंज से ही हमें आगे जाके केमिकल रिएक्शन ये टर्म मिलती है, राइट। सो पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस बारे में। फिजिकल चेंज का बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं मिक्सचर्स, जैसे कि चॉक और सल्फर। प्रीवियस पेज पे जो हमने पिक्चर देखा था वो सल्फर का है। ये पाउडर्ड सल्फर है जो गुड़ के समान दिखता है लगभग। इसमें अगर आप चॉक का पाउडर या चॉक डालोगे तो ये एक फिजिकल चेंज कहलाएगा, क्योंकि हम फिर सल्फर और चॉक को सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग सेपरेशन मेथड, इसलिए हम इसे फिजिकल चेंज कहेंगे, ठीक है। फिजिकल चेंज का मेरा फेवरेट एग्जाम्पल चूड़ा है। चूड़ा भी आप देखिए कि ये मिक्सचर है जो पोहा, सेंगदाना और ऐसे वेराइटी ऑफ सब्सटेंस मिलके बनाया जाता है और उसे फिर थोड़ा सा पकाया भी जाता है। लेकिन इस चेंज से हम उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जैसे पोहा, जैसे सेंगदाना वापस निकाल सकते हैं। इसलिए ये फिजिकल चेंज का एक काफ़ी इजी और याद रखने लायक एग्जाम्पल है, राइट। अब जान लेते हैं थोड़ा केमिकल रिएक्शन के बारे में। सो व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज वी कॉल्ड इट केमिकल रिएक्शन। जैसे इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस, बोथ द सब्सटेंस आर अंडरगोइंग केमिकल चेंज, दैट इज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म एट मॉलिक्यूलर लेवल, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वैसे केमिकल रिएक्शन की और एक डेफिनेशन है जिसे रफ डेफिनेशन भी कह सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। मतलब इसमें पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल कुछ इस तरह है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हो रहा और बेरियम सल्फेट मतलब ये दो और सोडियम क्लोराइड मतलब ये दो। तो पहले बेरियम और क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और फिर बेरियम और सोडियम का बॉन्ड एस्टेब्लिश हुआ। पहले उसी तरह सोडियम और सल्फेट का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और सोडियम और क्लोराइड का बॉन्ड फॉर्म हुआ। इन शॉर्ट बेरियम की सल्फेट के साथ शादी होगी और बेरियम सल्फेट बन गया। उसी तरह सोडियम की क्लोराइड के साथ शादी होकर सोडियम क्लोराइड बन गया। सो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ठीक। सो इसे समझने के बाद हम कुछ एनसीईआरटी से केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। साइंस एग्जीबिशन या साइंस की दुकानों में मैग्नीशियम रिबन मिलती है। अगर रेड कलर की कुछ होती है, अगर इसे आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट बर्नर से हीट करेंगे तो आपको एक ऐश लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जो इसमें से निकलेगा। सो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और एक ऐश लाइक कंपाउंड या आउटपुट मिल रहा है जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पर एक नया सब्सटेंस है। इसलिए ये एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। और एक एग्जाम्पल है, ये फिगर हमने पेज नंबर 1 पर भी देखा था। इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने आपके केमिस्ट्री लैब्स में देखा होगा। इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं जो कि पेज नंबर 1 में हमने जिंक सल्फर देखा था, उसमें का जिंक। इसके कारण इन दोनों की रिएक्शन होती है और रिएक्शन का आउटपुट हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है जो कि हम इस पाइप के थ्रू यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। सो
यहाँ पे भी ये दोनों रिएक्टेंट, ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट होके एक मॉलिक्यूलर लेवल पर एक नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक। केमिकल इक्वेशन, टू अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशन, first we have to see what exactly is chemical change. To understand chemical change, we compare it with physical change, since comparison gives us better knowledge. In physical change, no new substance is formed, and participating substances can be easily separated out using various physical processes. All types of mixture usually comes under physical change. In chemical change, however, a complete new substance is formed at molecular level, and the new substances formed cannot be broken back into its constituent substances using easy processes. Okay, when there is a chemical change and new substance is formed, such a process is called as chemical reaction. However, there is another rough definition of chemical reaction which says that breaking of old bond and formation of new bond is also a chemical reaction. For example, in this case, the bond between barium and chloride is broken, and bond between sodium and sulfate is also broken. Sodium then reacts with, forms a bond with chloride, forms sodium chloride, and sulfate forms a bond with barium, forming barium sulfate. These are the two examples from NCERT textbook. In one, a magnesium ribbon is reacting with oxygen when heated, forming a magnesium ash. In example number 2, zinc granules react with dilute sulfuric acid, forming a hydrogen gas. In both the example, a new substance is formed at molecular level. Hence, these are the examples of chemical change. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डायरेक्शन में अभी हमें यह समझना है कि अगर हमें बहुत सारे चेंजेस दिए जाए तो किस चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे, किस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। क्या उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है? डेफिनेटली उसके लिए ये 4 पैरामीटर्स है। ओके, अगर कोई भी चेंज हमें दिया है और उसमें चेंज ऑफ स्टेट होता है, मतलब जो सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्ट चेंज हो रहा है, अगर उनका जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसका स्टेट चेंज है, जैसे इनका सॉलिड्स है तो इसका कोई डिफरेंट है, ऐसा कुछ है, तो मतलब ये पक्का केमिकल चेंज है। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। ये आपने बहुत बार केमिस्ट्री लैब्स में देखा होगा, कोई सॉल्यूशन जिसका कोई कलर नहीं होता वो एकदम से ब्लू हो जाता है, या कोई ब्लू है तो पिंक हो जाता है, या पिंक है तो फिर से कलरलेस हो जाता है। अगर ऐसा कोई चेंज हमें दिखता है जिसका कलर चेंज होता है तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। उसके बाद इवोल्यूशन इन गैस। इस एग्जाम्पल में एक्टिविटी नंबर 2 में हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। जब जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था तो रिएक्शन होने के बाद एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। ऐसी कोई रिएक्शन है या ऐसा कोई चेंज है तो वो भी हम केमिकल चेंज मानेंगे। उसके बाद टेम्परेचर। कभी कभी ऐसा होता है कि दो सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं और रिएक्शन में कुछ सिग्निफिकेंट दिखता नहीं है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे किसी चेंज को जहाँ टेम्परेचर बढ़ता है उसे केमिकल चेंज कहते हैं। तो ये चैप्टर केमिकल चेंज और केमिकल इक्वेशन पर डिपेंडेंट है, और ये 4 पैरामीटर से हम बता सकते हैं कि कोई भी चेंज केमिकल चेंज है या केमिकल चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अभी हमने प्रीवियसली 2 एक्टिविटीज़ देखी थी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर ये दोनों रिएक्शंस को मुझे एक्सप्लेन करना है तो एक एक्टिविटी को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए एक पैराग्राफ लगेगा, दूसरी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी और एक पैराग्राफ लगेगा, लिखने वाले को एक पैराग्राफ लगेगा, पढ़ के समझने वाले को भी एक पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्या इसका कोई सिंपलर फॉर्म है जो हम लिख सकते हैं? तो यस, तो ऐसा ही एक फॉर्म है जिसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इसमें इंग्लिश
और मैथ्स की हेल्प ली है किसी भी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में वर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक्टिविटी नंबर 1 को मुझे वर्ड इक्वेशन में लिखना है तो मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका इन्फरेंस होता है कि एलिमेंट सब्सटेंस नंबर 1 दैट इज मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ है ऑक्सीजन के साथ, और ये डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो केमिस्ट्री में बहुत बिगिनर या इम्पोर्टेंट या बेसिक लेवल की टर्म्स है जिसे हम जान लेते हैं। फर्स्ट टर्म है रिएक्टेंट्स। एरो के लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंसेस है जिनके बीच रिएक्शन हो रहा है, ऐसे सब्सटेंस को रिएक्टेंट्स कैसे है। सो अगर इनको मेरे को इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना होगा, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। उसी प्रकार जो राइट साइड में जो बनता है सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर लेवल पर जो नया सब्सटेंस बनता है, इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इंग्लिश में अगर लिखना है तो न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन इज प्रोडक्ट। फिर ये है बीच में एरो। ये एरो का काम है हमें डायरेक्शन बताता है कि इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ और ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अगर इसे उल्टा लिखना रहता तो सपोज इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखना है और इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना है तो इस डायरेक्शन में एरो देना पड़ेगा। हालांकि हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही एरो देते हैं इस डायरेक्शन में। सो ये एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि किधर से किधर जा रहा है। ओके, वर्ड इक्वेशन से हमें एक्टिविटी के बारे में पूरा पता चल जाता है। लेकिन अब केमिस्ट्री में हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक चार्ट है, हर सब्सटेंस का एलिमेंट का सिंबल है, क्यों ना उनकी मदद ली जाए। तो इस वर्ड इक्वेशन को आगे जाके हम कन्वर्ट करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन। केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज से केमिकल रिएक्शंस हमने देखी, केमिकल रिएक्शंस ऐसे होती है। अभी हम उससे एक इक्वेशन लिखते हैं जिसे हम केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सो ये कुछ इस प्रकार होगा। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का O2 है और उससे कंपाउंड जो फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की एक वैलेंसी है, पॉजिटिव वैलेंसी है, ऑक्सीजन की नेगेटिव वैलेंसी है, जिससे ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। आपने इन वैलेंसीज के बारे में 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक बार वो चार्ट जो है जिसमें सल्फेट का कितना है, कार्बोनेट का कितना है, सोडियम का एक पॉजिटिव है, क्लोरीन का एक निगेटिव है, बेरियम का कितना है, उसे एक रिवाइज कर दे। आने वाले क्लास में मैं उसका एक फ़ोटो भी दे दूँगा। सो ये एक नया कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन के जरिए, इस छोटे से इक्वेशन के जरिए हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि कौन से सब्सटेंस का रिएक्शन हुआ है और क्या प्रोडक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। हम देखेंगे कि क्या ये रिएक्शन समतोल है, बैलेंस है। इस साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है तो इस साइड में भी मैग्नीशियम का एक एटम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है प्रोडक्ट साइड में। सो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और इसको हमें बैलेंस करना होता है, मतलब दोनों साइड में सभी एलिमेंट्स के बराबर एटम्स होने चाहिए। ठीक है, सो ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स ठीक हो, उसे हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सो in the next part we have seen that how to identify whether a given chemical reaction change is a chemical change or chemical reaction or not. For that there are 4 parameters. If there is a change in state, the product form is different state, or if there is a evolution of gas, or there is a change of color, maybe from colorless to blue or blue to pink or likewise,
or if there is a change in temperature. Any of these 4 parameter if we get, we can clearly say that the given change is a chemical change. To describe any activity, it will be very lengthy process to write it in terms of paragraph. So there is a scenario called as word equation, where we can use little English and maths to write down our activity. Few terminologies related to them are reactant. The substances or which are undergoing or which are taking part in the chemical reaction are called as reactants, while the substance which is formed out of this chemical reaction during the process is called as product. This arrows shows us direction of reaction. Further, we can convert this English like word equation in what is called as skeletal chemical equation using symbols for the various elements from the periodic table. This gives us clear-cut idea regarding the activity. However, the number of atoms in this reaction are not same, especially oxygen here is 2 and here is 1. So we call this as unbalanced chemical reaction, and we need to balance it. We need to make this number of atoms same, and such a reaction is called as balanced chemical reaction. So having seen the chemical equation, now we will move to the next part called as balanced chemical equation, from which you can expect one question of 2 mark. So चलते हैं आगे. आगे बढ़ते हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन. जस्ट अभी हमने देखा कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है जिसे हमें बैलेंस करना होता है. इस बैलेंस करने के लिए क्या कोई तरीका है? तो हाँ, एक तरीका है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लॉ वर्ड जब भी आता है केमिस्ट्री में या साइंस में, तो इसका एक मीनिंग होता है. क्या होता है लॉ का मीनिंग? जैसे हम अपने कंट्री में रहते हैं तो हमें बहुत सारे लॉ अप्लीकेबल है. ये लॉ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन से कास्ट के है, कौन से रिलीजन के है, या कौन सा आपका जेंडर है, ये लॉ आपको अप्लीकेबल होता है. मतलब ये लॉ ओवरऑल अप्लीकेबल होते हैं. वैसे ही केमिस्ट्री में या साइंस में ऐसा कोई फिनोमेना या ऐसी कोई चीज़ जो हर सिचुएशन में अप्लीकेबल हो, उसे लॉ कहते हैं. आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सुना होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. उसी तरह एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है, जिसमें सेम एनर्जी के जगह मास वर्ड आता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. अगर हम इसे केमिस्ट्री के ढांचे में डालते हैं तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट. जस्ट अभी हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जाना, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है उसका मास और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है उसका मास सेम होना चाहिए. अगर मास की बात करते हैं तो हमें पता है केमिस्ट्री में कि जो एक मॉलिक्यूलर मास होता है वो बनता है एटम से. अगर किसी में 3 एटम्स होंगे तो उसका उस हिसाब से मास होगा, वैसे किसी में ज़्यादा एटम्स होंगे तो उस हिसाब से मास होगा. इसी लॉ को हम और सिंपलर कर सकते हैं कुछ इस तरह कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम. यहाँ पे था मास ऑफ ईच एलिमेंट या मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन द सेम. इसे हम बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के लिए मॉडिफाई करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, लेफ्ट साइड में कोई एटम है और राइट साइड में कोई एटम है, तो उनका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन. जानते हैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे एक एग्जाम्पल, प्रीवियस ही एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बंद किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ था, तो वहाँ पे रिएक्शन अनबैलेंस था. लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ चेंजेस किए, स्पेशली यहाँ पे 2 लगाया है. तो हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम्स है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2, और ये जो 2 है वो ऑक्सीजन को भी अप्लीकेबल है क्योंकि ये सामने लिखा है. ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम 2, इधर 2, ऑक्सीजन भी 2, तो ये बैलेंस हो गया. ऐसे ही एग्जाम्पल को हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं. आई होप आपको समझ आया. ये कैसे करते हैं
और इसकी क्या स्टेप्स होती है ये हम जानेंगे आने वाले लेक्चर में। तो कन्वेंशन फॉर राइटिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अगर हर कोई इंसान अपने हिसाब से केमिकल इक्वेशन लिखने जाएगा तो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट का सब तरफ प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। अगर मैंने कुछ इन्वेंशंस या किसी साइंटिस्ट ने कुछ इन्वेंशन किए है और उसने कुछ लिखा है तो वो दूसरे साइंटिस्ट को समझे या कोई उनका काम और आगे बढ़ाए, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि सभी केमिस्ट्री के एक ही ढांचे में केमिकल इक्वेशंस लिखे। इसी ढांचे को हम कन्वेंशंस या रूल्स कहते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड केमिस्ट या साइंटिस्ट लोग फॉलो करते हैं ताकि उनका वर्क कोई और अप्रोच कर सके, उसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सके। जाने अनजाने में हमने ये कन्वेंशंस ऑलरेडी फॉलो किए हैं, अब हमें इन्हें विस्तार से देख लेते हैं। सो रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड। रिएक्टेंट्स को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन देना है। प्रोडक्ट्स हमें राइट हैंड साइड में लिखना है, वैसे ही दो से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट्स होते हैं तो हमें प्लस साइन से सेपरेट करना है। इस एरो के ऊपर हमें इस रिएक्शन की कोई कंडीशन होंगी, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है या कोई कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है। कैटालिस्ट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करे या हेल्प करे होने में, उसे कैटालिस्ट कहते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ है कि कोई कंडीशन है तो हमें इस एरो के ऊपर लिखना है। उसी प्रकार लॉ के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तभी हम उसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो ये मेजर 4 पॉइंट्स है जो कि 4 कन्वेंशन है जो फॉलो करना है, ठीक है। और ये फिजिकल स्टेट्स अगर हमें पता है कि मैग्नीशियम का क्या स्टेट्स है, ऑक्सीजन कौन से स्टेट में है, तो हम उसे भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं इनके सामने। आगे वाले आने वाले एग्जाम्पल्स में हम इसके बारे में देख लेंगे कि कैसे लिखते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में जैसे जैसे हम आगे पढ़ाई करते हैं तो अगर किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है तो उसको, जैसे इस रिएक्शन में फॉर एग्जांपल अगर हीट इवॉल्व होती है तो उसको प्लस करके यहाँ पे हीट ऐसा लिखा जाता है। सिमिलरली कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल है, मतलब दो रिएक्टेंट मिलके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर वो दो प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट अगर बनाते हैं, ऐसी बहुत कम रिएक्शंस होती है लेकिन ऐसी रिएक्शन होती है तो उसमें हम ऐसा एरो यूज़ करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी जा सके और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी जा सके। तो ये कुछ कन्वेंशंस है जो हमें फॉलो करने होते हैं ताकि केमिस्ट्री को, हमारे वर्क को कोई भी पढ़ सके, ठीक है। तो अभी इसी केमिकल रिएक्शन का हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जिंक ग्रैन्युल्स को एक्टिविटी नंबर 2 में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था तो हाइड्रोजन गैस निकली थी, साथ में जिंक सल्फेट भी निकला था। तो ये वर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब हम इसको केमिकल इक्वेशन मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फॉर्म में लिखते हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले में। तो ये इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में कुछ इस प्रकार होगी। जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, जिंक सल्फेट के लिए जिंक सल्फेट, जिंक पर 2 पॉजिटिव वैलेंसी, सल्फेट SO4 पर 2 नेगेटिव वैलेंसी, सो ये कंपाउंड प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अभी हमें पता करना है कि ये जो केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है वर्ड इक्वेशन से, क्या वो बैलेंस्ड है या हमें बैलेंस करना है। तो इसे जानने का एक आसान तरीका है जो कि टेबल के फॉर्म में है, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट कॉलम में हमें सभी एलिमेंट्स को बारी बारी से लिखना है। जैसे यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, जिंक लिख लिया, फिर हाइड्रोजन लिख लिया, फिर कौन सा आया, सल्फर यहाँ पे, और फिर ऑक्सीजन यहाँ पे। प्रोडक्ट में भी जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन ऑलरेडी है। सो सभी एलिमेंट्स इस टेबल में लिख लेना है। फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ LHS, इस एरो के LHS में इस एलिमेंट के कितने एटम है। सिमिलरली नंबर ऑफ एटम ऑफ RHS, इस एरो के राइट हैंड साइड में इसी एलिमेंट के कितने एटम है वो काउंट करना है और इस टेबल को फिल करना है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड में जिंक का एक ही एटम है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, राइट हैंड साइड में भी पूरे इसमें जिंक का 1 एटम है
तो 1 लिख दिया। फिर नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है तो 2 लिख लिए। प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 लिख लिए। फिर सल्फर, सल्फर का इस साइड में S एक ही है तो 1 लिख लिया। प्रोडक्ट साइड में भी एक ही है तो 1 लिख लिया। फिर आते हैं फोर्थ एलिमेंट ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ ऑक्सीजन के दिख रहे हैं हमें 4 एटम्स है, यहाँ पे 4 है इसलिए 4 लिख लिया। प्रोडक्ट साइड में भी 4 है तो 4 लिख लिया। तो इस तरह हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है और उसके नंबर्स लिख लिए। फॉर्चुनेटली इस एग्जाम्पल में ये नंबर सेम है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इसी प्रकार यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 सेम है, तो इसे हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट इज सेम, सो इसे हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये। ओके इस एग्जाम्पल पास जाने के पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। सो इन दिस स्लाइड वी हैव सीन basics of balancing the chemical reaction. To do this, we required what is known as law of conservation of mass. Law is something which is applicable to most of the thing which is applicable to all in all situation. That is called as law. We know about law of conservation of energy. On similar line, we have law of conservation of mass, which is stated as mass can neither be created nor it is destroyed. Okay, so as far as chemistry is concerned, for this chapter we will convey it as the total mass of element present in reactant should be equal to total mass of element present in the product side. Now we know that the total mass of element depends on the number of atom present of that element. So we hence simplify it further. Number of atoms of each element present on both the sides should be same. That is before chemical reaction, this side is before chemical reaction, this is chemical reaction taking place, this is after chemical reaction. Unless they are equal, we won't call them chemical reaction. Then there are some conventions or rule for writing chemical reaction, so that all the people over the world, scientists and chemists, follow the same norm so that their work can be read, processed and carried forward. So reactants are written on left hand side, separate 2 or more reactants are separated by plus sign. Product is written on right hand side, 2 or more products are separated by plus sign. Conditions like temperature, pressure, catalyst are written over the arrow. Okay, number of total number of atoms should be same, that is balancing the chemical reaction. Sometimes physical states are also available, whether these elements are in which state, whether it is in solid or gas. So we can like write here S or something like that, for S for solid, L for liquid and so on. As we proceed in chemistry in advance, we have, if heat is evolved, we write plus here and write heat here, something like this. We will see it in further classes. Similarly, if the chemical reaction is reversible, we also give this arrow indicating that it is reversible. Again, we have taken example number 1 from activity number 1. First, we have written word equation. From word equation, we have written chemical equation. To see whether the given chemical equation is balanced or not, we go for the tabular form, where we have written in left column all the elements that are present in the chemical reaction. We have counted the number of atoms present for that element on left hand side as well as right hand side. Fortunately, in this example, all the elements by default are equal. Hence, this example is balanced chemical reaction. Okay. In our next class, we will take such an example like this, which is unbalanced, and we will see steps to balance it. Okay. So, let us stop here. आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग।